दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। आज हम लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड का। दोस्तों 9 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं और मैं आज 10th लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं। यकीन मानिए लास्ट के 3-4 लेक्चर्स जो हमने प्रैक्टिकल डिस्कस किया, अगर आप ईमानदारी से उसको कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपने एग्जामिनेशन में कवर हो गया है। मैंने वैसे आपको बहुत कुछ बताया इसमें। मैंने विकीपीडिया की हेल्प ली, मैंने मनी कंट्रोल की हेल्प ली, मैंने कुछ म्यूचुअल फंड की साइट्स की हेल्प भी ली। आज मैं सभी पॉइंट्स को कंक्लूड करूंगा और कुछ थोड़ी सी बातें जो रह गई है मुझे आज वो बतानी है। आप अपना रजिस्टर ओपन करना और बेटे बैठने का मैंने पोस्टर की आज इमेज ही बनाकर दे दी कि आपकी आपकी ये कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए था, बिल्कुल झुकी नहीं होनी चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट। तो जल्दी से आप आज इसको कंप्लीट कर लें, मैं आगे चलूंगा। आइए आइए दोस्त, आइए जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें। बेटे लेक्चर नंबर 10 में मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग और फिर लिखा मैंने बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। 3 बातें लिखी। आज मुख्य तौर पर जो मुझे बातें कवर करनी है बेटे, लास्ट क्वेश्चन जो हमने लेक्चर नंबर 2 में फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया था कि भाई व्हाट आर द 4 क्वेश्चंस व्हिच यू शुड आंसर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। पहला तो था व्हाट इज म्यूचुअल फंड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्वड इन म्यूचुअल फंड। फिर बेटे क्वेश्चन 2 था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स अवेलेबल इन म्यूचुअल फंड। और बेटे लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 था व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्ट शीट, जो हमने प्रैक्टिकल डिस्कस किया। और बेटे 4 था व्हाट आर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। कौन सी रेगुलेशंस है, क्या क्या बना हुआ है, कौन रेगुलेट कर रहा है। बेटे अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में आ रहा हो तो मैंने ये फ्लो चार्ट बना के दिखाया था लेक्चर 2 में। मैंने उस लेक्चर 2 को ओपन कर दिया। फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट। मैंने आपको मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड बताया, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बताया, ऑब्जेक्टिव बताया, 4 क्वेश्चंस बताए। और देखिए 4th क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे मैंने बताया व्हाट आर द रेगुलेशंस फॉर म्यूचुअल फंड। मुझे आज आपको यही बात बतानी है। What are the regulations for mutual fund? What are the regulations for mutual fund? तो ऐसी कौन सी regulations हैं जो म्यूचुअल फंड के ऊपर लागू होती है। और उसके लिए हमने लास्ट क्वेश्चन को देखा, सेबी की म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस, सेबी एलओडीआर म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस, एंड वी विल बी डूइंग सम कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट हम करने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट करने वाले हैं, कैपिटल ओरिएंटेड स्कीम की बातें आज हम करेंगे और कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बातें करेंगे। तो मेरे दोस्त, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने उसी क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 एज पर फ्लो चार्ट इन माय लेक्चर नंबर 2 जो मैंने अभी दिखाया, वी हैव टू सी व्हाट आर द डिफरेंट रेगुलेशंस। बेटे उन रेगुलेशंस को मैंने 5 हिस्सों में, छोटे-छोटे 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और मैं चाहता हूं कि आप अपना रजिस्टर ओपन करके लिखें। बेटे मैं 5 इश्यूज की बात करूंगा, 5 मुद्दों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। जैसे पहला मैं आपके सामने रखूं व्हाट आर डिफरेंट रेगुलेशंस फॉर म्यूचुअल फंड। तो पहली रेगुलेशन होगी कोड ऑफ कंडक्ट। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से कंडक्ट रखना है। बेटे पेरेंट्स के सामने हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, दोस्तों के सामने क्या होना चाहिए, ओल्ड एज जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके सामने क्या होना चाहिए, छोटे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड हैज टू फॉलो सम कोड ऑफ कंडक्ट। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात है, ये गंदी बात है। बेटे हमने बचपन से सुनते आए, माँ बाप हमें कहते हैं ये गंदी बात, ये अच्छी बात, ये गंदी बात, ये अच्छी बात। तो आज हम उन बातों को सीखेंगे। अच्छी और गंदी बातों का नाम है कोड ऑफ कंडक्ट। और मजे की बात आपको बताऊं, ये पांचों जो चीजें आज मैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर रहा हूं, मैंने इसके बारे में कुछ कम लिखा है अपनी बुक में, लिखा है लेकिन कुछ कम लिखा है अपनी बुक में। तो आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अपने रजिस्टर में आज सारी गाथाएं लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास बुक में जो सामान है वो उतना ज्यादा नहीं है जो होना चाहिए। आइए आइए, बिल्कुल आलस से छोड़ दें। कहते हैं आलस से इंसान का दुश्मन है। आपको बिल्कुल फुर्ती से काम करना है। जैसे कभी आपने सांप को देखा है, कितना एक्टिव होता है सांप। बेटे बिल्कुल एक्टिव बनना है, एक्टिव बनना है। आइए पहली बात जो आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कोड ऑफ कंडक्ट। बेटे दूसरी बात, वैसे तो मैंने वो तीसरी भी लिख दी है, एडवर्टाइजमेंट कोड ऑफ म्यूचुअल फंड।
इसका मतलब कुछ तो जनरल कोड ऑफ कंडक्ट होंगे और कुछ होंगे एडवर्टाइजमेंट को लेकर कोड ऑफ कंडक्ट। अभी हम सीखेंगे कि भाई एडवर्टाइजमेंट किस तरह से होनी चाहिए, उसमें क्या क्या बोलना है, उसमें ऑडियो विजुअल कितना लंबा होना चाहिए, क्या उसमें अमिताभ बच्चन आ सकते हैं या नहीं, क्या आप कैटरीना कैफ से म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं या नहीं, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो कोड ऑफ कंडक्ट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो जनरल कोड ऑफ कंडक्ट और दूसरा 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 एडवर्टाइजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है बेटे। सेकंड पॉइंट है कैपिटल प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स। और बेटे लास्ट, सेकंड लास्ट में मैं आज आपको श्रीराम म्यूचुअल फंड का एक केस लॉ कराने वाला हूं। ऐसा भयंकर, ऐसा धुआंधार केस लॉ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सारी बातें बताई और सैट को, बेटे बेटे आज हम सेक्रेटरी एपेलेट ट्रिब्यूनल, हम सिक्योरिटी लॉ के जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसको क्या थप्पड़ मारे, क्या बातें बोली, क्या समझाया सुप्रीम कोर्ट ने, आज वो बातें भी डिस्कस करेंगे। तो बेटे रोमन 4 ट्रांजैक्शंस इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट्स, अभी हम देखते हैं क्या मतलब है ट्रांजैक्शन इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट्स। और बेटे लास्ट में मैं आज रिस्ट्रिक्शंस करने वाला हूं, कुछ मैं हाथ बांध दूंगा म्यूचुअल फंड के कि म्यूचुअल फंड ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है कि कोई स्कूल हो या लाइब्रेरी हो तो उसके 3 किलोमीटर तक आप बीड़ी सिगरेट नहीं बेच सकते, आप पटाखे नहीं बेच सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप हार्ड ड्रिंक्स नहीं बेच सकते। तो बेटे इसी तरह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे जो म्यूचुअल फंड को नहीं करनी चाहिए। हमने रोकथाम लगा दी, रोकथाम, कि भाई म्यूचुअल फंड कैन नॉट डू लाइक दिस। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने सबसे पहले आपको फर्स्ट क्लॉज को कह रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं कि आप लिखें। बेटे लिखने से आधी से ज्यादा चीजें समझ और याद हो जाती है। मैं तो आज भी लिखता हूं, आप देखिए मैंने पहले रजिस्टर में लिखा, फिर आपके लिए स्लाइड प्रिपेयर की, मेरे पास बहुत सारा स्टाफ है लेकिन मैं स्लाइड्स खुद बनाता हूं। इससे क्या होता है बेटे, मुझे करते करते और ज्यादा नए एग्जांपल्स माइंड में आ जाते हैं कि जो मुझे आपको बताने हैं। अच्छा, चीजें मुझे ऑटोमेटिकली याद भी हो जाती है। इसलिए कोई स्टूडेंट कहता है ये आप थ्योरी कराते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, दोनों कराते हैं, क्या क्या कराते हैं? तो बेटे ये जीत का रहस्य है, हम कुछ भी करा सकते हैं, सच्ची सी बात तो ये खाली अपने मन में मेंटल ब्लॉक बनाया कि हम खाली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर सकते हैं, थ्योरी कर सकते हैं। बेटे ये मेंटल ब्लॉक मेरे पास भी था, मैं पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही कराता था, लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेंटल ब्लॉक बनाया किसने और इस मेंटल ब्लॉक को तोड़ेगा भी कौन? बनाया भी भूपेश आनंद ने और तोड़ेगा भी भूपेश आनंद। तो बेटे इसी बात को तोड़ने के लिए मैंने थ्योरी के लॉ के पेपर्स, जो डिमांड आ रही थी कि सर लो, कमेंट्स भरे पड़े, तो मैंने लेने शुरू कर दिए। तो दोस्तों आज आपके सामने मैं पहली बात बताने जा रहा हूं, कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट जो रोमन 3 में है। बेटा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं कि आप अगर प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं तो बेटे आपको कौन से कपड़े पहन के जाने चाहिए, आपको क्या गिफ्ट में देना चाहिए, आपको कितने मिनट बात करने का मौका मिलेगा, आपने क्या बात रखनी है। तो इसको हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, अगर मंदिर में जाना तो उसके भी कोड ऑफ कंडक्ट है कि भाई नहा धो के जाएं, भगवान के लिए कुछ फूल फाल लेके जाएं, पत्तियां ले जाएं, या कुछ नहीं तो श्रद्धा भाव लेकर जाएं। तो बेटे इसी तरह से म्यूचुअल फंड को भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, जनरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। आपको पता है कि हमने एक स्ट्रक्चर की बात की थी कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक स्पॉन्सर होता है, उसमें एक ट्रस्टी होता है, उसमें एक एएमसी होता है। बेटे ये आपस में 3 पार्टीज है। तो पहला कोड ऑफ कंडक्ट है कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें, ये एक दूसरे के हितकारी साबित हो, एक दूसरे के मददगार साबित हो, कोई अपने आप को सुपीरियर ना दिखाए। ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो अभी हम लिखने वाले। आप पेन खोल लीजिए बेटे, बेटे आज लिखना है, बुक भी अपने सामने रखिए। मैं आज आपको बुक से भी सारी बातें बताऊंगा कि हमने जो जो डिस्कस कर ली है। तो बस आपका साथ चाहिए बेटे, आपका साथ चाहिए। हमने म्यूचुअल फंड के 10वें लेक्चर में एंटर कर गए। आप किसी के ऑनलाइन लेक्चर्स देखिए, किसी माई के लाल ने 10 लेक्चर नहीं लिए एक्सेप्ट भूपेश आनंद। बेटे मैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करा रहा, मेरा मन है, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि आपको बहुत कुछ बताऊं, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। तो डूज एंड डोंट्स,
ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। अब हम डूज एंड डोंट्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड के लिए पैरामाउंट इंटरेस्ट, बेटे वो गरीब आदमी, वो मिडिल मैन जिसके पैसे लगे हुए हैं, जिसने विश्वास करके पैसे दिए, बेटे उसका इंटरेस्ट सबसे सर्वोपरि है। एक म्यूचुअल फंड के लिए उस इन्वेस्टर का जो फायदा है वो सर्वोपरि होना चाहिए। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए उसको काम नहीं करना चाहिए कि उसके हित के लिए, उसके फायदे के लिए, उसके बेनिफिट के लिए। इट मींस अ म्यूचुअल फंड शुड नॉट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पॉन्सर, शुड नॉट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ एएमसी, शुड नॉट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रस्टीज। रादर द foremost objective or the foremost safeguard or the foremost point in the mutual fund is that mutual fund should take guard of the interest, the funds which are being invested by that common man, middleman, mango people, those investors. एंड और बेटे ये जो आपस में ये जो एएमसी है, इसका कुछ, इसको बनाने का हमने अलग ऑब्जेक्टिव रखा है, ट्रस्टी को बनाने का अलग ऑब्जेक्टिव रखा है। ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे आप चाय पीते हो तो बिस्कुट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना, है ना बेटे। ये आपस में सब्स्टिट्यूट नहीं है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं तो ट्रस्टी काम कर लेगा, नहीं बेटे। बेटे जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, सबका काम अलग अलग है, एक दूसरे को सब कॉम्प्लीमेंट्री है। आईज में कोई प्रॉब्लम आए तो माउथ थोड़ी देखना शुरू कर देगा, नहीं बेटे। माउथ का अपना काम है, आईज का अपना काम है, ईयर का अपना काम है, लेग्स का अपना काम है। इट मींस एवरी पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट सप्लीमेंट टू ईच अदर। इसका मतलब एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब एक दूसरे के हित के लिए, एक दूसरे के साथ मिलके काम करने के लिए। आओ मिलके काम करें बेटे, ये एक भावना होनी चाहिए। कभी भी म्यूचुअल फंड में हम कोई एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स ना करें कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं बेटे। गलत सपने मत दिखाएं। गलत सपने दिखाने से आप उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे। तो मैं भूपेश आनंद आज आपको उसी कोड ऑफ कंडक्ट की बातें कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप रजिस्टर ओपन कर चुके होंगे और फर्स्ट पॉइंट लिखना भी शुरू कर चुके होंगे, हेडिंग लिख चुके होंगे, डूज एंड डोंट्स। करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। आपको पता है वर्ल्ड वॉर में इतने लोग नहीं मरे जितने लोग खा खा के मर रहे हैं, गलत खा के मर रहे हैं। मोमोज खा रहे हैं, फ्राइड खाना खा रहे हैं। बेटे आपको मैं एक बात कहूंगा, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं कोशिश करें कि नेचुरल फूड ज्यादा आपके खाने में 40-50% बेटे नेचुरल खाना होना चाहिए, तब जाके बेनिफिट है, तब आप लंबे जी पाएंगे और आपके पास एनर्जी लेवल आएगा और आपको फोकस होगा मन में पढ़ाई करने का। नहीं तो आलतू फालतू के विचार बहुत आते रहते हैं बेटे, और आलतू फालतू का विशिष्ट सर्कल एक बार स्टार्ट होगा तो बस आप उस सर्कल से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए मैं भूपेश आनंद आपको सलाह देता हूं कि आप नेचुरल फूड खाएं और जल्दी से रजिस्टर में मेरे सामने लिखें पहली बात, डूज एंड डोंट्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तो बेटा पहला है, शुड नॉट वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्पॉन्सर, ट्रस्टी और एएमसी। बुक में लिखा है लेकिन बहुत कम लिखा है, या कुछ क्लॉजेस तो लिखे ही नहीं है। तो आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप लिख ले, ज्यादा चालाकी ना करें और ढीलापन ना दिखाएं, आलस से बिल्कुल ना दिखाएं। शुड नॉट वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ स्पॉन्सर, ट्रस्टी और एएमसी। should not work in the benefit of sponsor, trustee or AMC. Interest of unit holder should be paramount. बेटे उस कॉमन आदमी ने, उस मैंगो पीपल ने आप पे फेथ किया है, विश्वास किया है। उस विश्वास को मत तोड़ना, इसलिए म्यूचुअल फंड का मतलब है आपका पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव इज द इंटरेस्ट ऑफ दैट इन्वेस्टर। AMC and trustees should be complementary to each other. They should not be supplementary to each other. Just like a cup of tea along with biscuits, they are complementary to each other. They are not supplementary. चाय का अलग मजा है, बिस्कुट का अलग मजा है। चाय बिस्कुट का स्पेस नहीं ले सकती, इसी तरह से बिस्कुट चाय की जगह नहीं ले सकता। ये सप्लीमेंट्री नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इस बात का ध्यान रखना है। ऑल स्कीम्स, ये बड़ी प्यारी कोड ऑफ कंडक्ट है बेटे मैंने आपको लाइव दिखाया था रिलायंस म्यूचुअल फंड का, HDFC का, एक्सिस म्यूचुअल फंड के अलग अलग तरह की स्कीम्स बताई थी। हजारों तरह की स्कीम्स हैं।
अब होता क्या है कि आपको हर स्कीम का अलग से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए और उस स्कीम के पैसे उसी बैंक अकाउंट में रखें, पहली बात। दूसरी बात, जो उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, जैसे मेरी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टॉप 100 HDFC टॉप 100 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, टॉप 100 कंपनीज, तो बेटे उस केस में उन्हीं टॉप में ही पैसे जाएं। या आप कहें आपकी स्कीम है इक्विटी फंड स्कीम और आप डेट में पैसे डाल रहे हैं किसी कंपनी में, दिस इज रॉन्ग। तो जो ऑब्जेक्टिव है वही काम करें। हर स्कीम का अलग से बैंक अकाउंट हो, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट पैरामाउंट हो और आपस में सब लोग मिलके काम करें, हम साथ साथ हैं, तब आता मजा बेटे। तो लिखते हैं नेक्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट लिख रहे हैं, ऑल स्कीम्स शुड हैव separate bank accounts. All schemes should have separate bank accounts. All schemes should have separate bank accounts. Funds to be invested as per the objective. It means if my objective is balanced fund, then it should be invested as per balance only. If my objective is debt fund, then the fund should be invested in debt scheme only. आप mix match नहीं कहेंगे, करेंगे कुछ पैसे कहीं लगाएंगे, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। तो मैं भूपेश आनंद इस समय आपको कोड ऑफ कंडक्ट बता रहा हूं, एक म्यूचुअल फंड को कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना चाहिए या क्या बातों का ध्यान रखेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी हम बुक से भी देखेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर इतना सारा लिखना है, बेटे लिख लिख के ही तो याद होगा, क्या इतना सारा लिखना है। आपको पता है बाकी सारे पेपर्स तो इस ग्रुप में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, एक सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट और इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ तो थ्योरी का है, तो क्या बार बार कहते हैं इतना सारा लिखना है, इतना सारा लिखना है। दीज शुड नॉट बी एनी, देयर शुड नॉट बी एनी एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स, भड़काऊ या किसी को प्रभावित करने वाली स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए कि आज लगाओ कल डबल पाओ, ये तो गलत स्कीम है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते आज इन्वेस्ट करें और 1 महीने के बाद अपना घर ले जाएं, ये एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट है, इट इज रॉन्ग। आप किसी को उकसा रहे हैं और गलत बात करके उकसा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं हाँ कि सपने एक दिन में सच नहीं होते, सपने सच होने में समय लगता है, आज से आइए हम मिलकर कुछ पैसों को जमा करें। I will say this is not an exaggerated statement. But if I say that invest today and after 1 month get double money, this is wrong. This is exaggerated. So my code of conduct is do not make any exaggerated statements. But the next है sponsor, trustee or any of their employees shall not render any investment advice. बेटे उनको फालतू बात एडवाइस की नहीं करनी चाहिए, कुछ सलाह नहीं देनी चाहिए, ना तो स्पॉन्सर को, ना ट्रस्टी को, ना उसके एम्प्लॉइज को। आगे बढ़ के बकबक नहीं करनी चाहिए, ये कर लो ये नहीं कर लो, कोई वो खुदा नहीं है। इसलिए दे शुड नॉट गिव एनी एडवाइस, बिकॉज जो कॉमन आदमी है, जो मिडिल मैन है, बेटे वो क्या करेगा, जब एक एम्प्लॉय म्यूचुअल फंड का ये सलाह देगा तो वो मानेगा कि म्यूचुअल फंड की सलाह है और वो उस पर इन्वेस्ट कर देगा। आप कॉमन मैन, आप मिडिल मैन, आप मैंगो पीपल के पॉइंट से देखें ना, उस बेचारे को तो कुछ पता भी नहीं है। तो मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहना चाहता हूं कि स्पॉन्सर और ट्रस्टी और एएमसी और एनी ऑफ देयर एम्प्लॉइज shall not render any investment advice about any security in the publicly accessible media unless, मैंने हाईलाइट किया, unless a disclosure of his interest has been made while rendering his advice. अगर वो एडवाइस दे रहा है तो उसको इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसका क्या इंटरेस्ट है इस एडवाइस के अंदर। अगर उसने ये डिस्क्लोज नहीं किया तो दैट इज मिसकंडक्ट। बेटे कंडक्ट का ध्यान रखना है, कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी एक बात लाखों करोड़ों लोग उस पर विश्वास कर जाएंगे। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय थर्ड पॉइंट पे आ चुका हूं, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। आप इसको सेकंड लिख लें। बेटे हम कोड ऑफ कंडक्ट की बातें कर रहे हैं ना, कोड ऑफ कंडक्ट में मैं कहूं 2 तरह की बातें हो सकती है, एक जनरल कोड ऑफ कंडक्ट और एक एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट। आपको पता है आजकल मार्केटिंग का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, लिंक्डइन का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, टेलीग्राम का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, बेटा डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। आप बताइए इंडिया टीवी में जो एड आती हैं 1-1 मिनट की, 1-1 30-30 सेकंड की, लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। अब बेटे वो जो एडवर्टाइजमेंट है ना, अगर कैटरीना कैफ आती है और कैटरीना कैफ कहती है मैं लक्स के हरे वाले साबुन से नहाती हूँ,
अब बेटा कैटरीना को तो मैरिज ही नहीं हुई, और कैटरीना को मानने वाले, जानने वाले, चाहने वाले लाखों होंगे। अगर कैटरीना ये कहेगी कि मैं लक्स साबुन से नहाती हूँ, तो बेटे सभी बहुत सारे ऐसे होंगे जो अगले दिन अपना लक्स का साबुन खरीदेंगे और वो भी लक्स के साबुन से नहाएंगे, क्योंकि वो कैटरीना को फॉलो कर रहे हैं, आलिया को फॉलो कर रहे हैं, आलिया भट्ट को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब सेलिब्रिटी का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। आप अमिताभ बच्चन को देखिए, कितनी ब्रांड के वो ब्रांड एम्बेसडर है। अभी मुथू फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, डाबर के ब्रांड एम्बेसडर, जस्ट डायल के ब्रांड एम्बेसडर। इसका मतलब इतनी ब्रांड्स उनको इतने सारे पैसे क्यों दे रही है? क्यों? क्योंकि उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है मार्केट में, उनका इन्फ्लुएंस है कॉमन मैन में, उनका इन्फ्लुएंस है पब्लिक में। अब आप ये बताइए कि अगर एक म्यूचुअल फंड में एक अमिताभ बच्चन साहब एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, बेटे बट नेचुरल है, कितने लाखों करोड़ लोग प्रभावित हो जाएंगे उनकी इस स्टेटमेंट से और वो स्कीम में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। वो इसलिए नहीं कि वो स्कीम अच्छी है, वो इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति अमिताभ बच्चन ने कहा है कि स्कीम अच्छी है। तो बेटे जरूरी थोड़ी वो स्कीम अच्छी हो, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने खुद एनालिसिस थोड़ी किया है कि इक्विटी एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट के कोड ऑफ कंडक्ट में पहली शर्त आ गई कि आप कभी भी किसी भी सेलिब्रिटी को अपनी म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट में नहीं लेकर आओगे। एक कॉमन मैन के लिए एक कॉमन मैन ही होना चाहिए। तो आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखिए म्यूचुअल फंड की, उन सभी एडवर्टाइजमेंट्स में बेटे एक कॉमन मैन ही होता है और वही एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो बेटे आइए, भूपेश आनंद आपके सामने एडवर्टाइजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट रख रहा है। एडवर्टाइजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड। Advertisement shall be in accordance with the advertisement code specified in 6th schedule। शेड्यूल 6 याद रहे तो ठीक, इसका नंबर नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप समझ लें, ऐसा लिख लें, एडवर्टाइजमेंट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द एडवर्टाइजमेंट कोड। एडवर्टाइजमेंट शुड बी अकॉर्डिंग विद द एडवर्टाइजमेंट कोड, ठीक है जी। एंड शैल बी सबमिटेड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी तो बेटे 7 दिन तक बड़े पापा, पापा के पापा, बड़े पापा सेबी को 7 दिन के अंदर अंदर वो एडवर्टाइजमेंट जमा करानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेबी चेक करेगी कि क्या वो सारी बातें आपने उस एडवर्टाइजमेंट में फॉलो करी भी है या नहीं की। अब क्या क्या बातें फॉलो करनी होती हैं? द एडवर्टाइजमेंट कोड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द फॉलोइंग। देखिए जी क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है एडवर्टाइजमेंट कोड। एडवर्टाइजमेंट शैल बी एक्यूरेट। बेटे एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, एडवर्टाइजमेंट्स शैल बी, एडवर्टाइजमेंट शैल बी एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल कंप्लीट हो, सच्ची हो, सच्ची मुच्ची सच्ची हो, कंसाइज हो, कंप्लीट हो और बिल्कुल उनकी मान्यता, उनकी जो नियत है वो भी साफ हो, अनएम्बिगुअस हो। तो बेटे पहली बात सभी बच्चे लिखेंगे, एज पर एडवर्टाइजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट। मैं फिर रिपीट करता हूं, मेरी बुक में नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट शैल बी एक्यूरेट, शैल बी ट्रू, शैल बी फेयर, शैल बी क्लियर, शैल बी कंप्लीट, शैल बी कंसाइज एंड अनएम्बिगुअस। तो पहली आपने कोड ऑफ कंडक्ट लिख लिया हो तो मैं सेकंड में आ गया। एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट कंटेन स्टेटमेंट्स। बेटे एडवर्टाइजमेंट्स में वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट्स। ऐसी भड़काऊ स्टेटमेंट्स, किसी को ज्यादा प्रभावित कर देने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो जो 14 अक्षर थे, जैसे 2.5 अक्षर थे प्रेम के, वो वैसे 14 वर्ड्स थे ना वो एडवर्टाइजमेंट के, बेटे जो मैंने म्यूचुअल फंड के बताए थे वही होने चाहिए। ना तो उसमें कुछ ऐड करें ना उसमें कुछ डिलीट करें, बस बिल्कुल वैसे ही एज इट इज आने चाहिए। तो देखिए जी लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट कंटेन स्टेटमेंट्स विच आर फॉल्स, मिसलेनियस, बायस्ड, डिसेप्टिव।
प्लीज सभी बच्चे लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट कंटेन स्टेटमेंट्स which are false, miscellaneous, biased, biased नहीं होनी चाहिए। और आप एक म्यूचुअल फंड वाला दूसरे म्यूचुअल फंड की बुराइयां नहीं करेगा बेटे, पॉजिटिव रहना है, अपनी अच्छाइयां बताओ। आप किसी की बुराइयां मत करो कि हम मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। यू कैन टेल दैट यू आर गुड 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 गुड, कि आप ये हैं, आप ऐसा ऐसा किया, लेकिन आप कहें कि ऐसा ऐसा क्योंकि वो गंदा है वो अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते बेटे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट कंटेन स्टेटमेंट विच आर फॉल्स, misleading, biased, deceptive, based on assumptions and projections। तो बेटे assumption और projection के ऊपर आप गलत statements कर रहे हो, क्या पता वो assumption आपने गलत ली हो, क्या पता आपका bias objective हो, तो आप ये भी नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट shall not contain any testimonials or any ranking। बेटे उसमें कोई टेस्टिमोनियल्स नहीं होने चाहिए कि कोई कहे कि मैंने इन्वेस्ट किया था मुझे इतना फायदा हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं है बेटे, फायदे होने के पीछे देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो आप टेस्टिमोनियल्स नहीं दे सकते, रैंकिंग नहीं दे सकते, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नो सेलिब्रिटीज शेल फॉर्म पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो बात मैंने पहले ही बता दी, अमिताभ बच्चन का एग्जांपल लेके, कैटरीना कैफ का, लक्स का एग्जांपल लेके, नो सेलिब्रिटीज शेल फॉर्म पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट शेल नॉट कैरी एनी स्लोगन that is exaggerated or unwarranted, or slogan that is inconsistent with the nature of risk and return profile of the product। इसका मतलब आप कोई ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं कर सकते जो इनकंसिस्टेंट हो विद द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दैट प्रोडक्ट। इसका मतलब यू हैव टू मेक स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली, आप जो भी बोले, क्योंकि आपकी आवाज दुनिया सुन रही है, और उसी आवाज पे, उसी एडवर्टाइजमेंट की आवाज पे, आपको पता है हमारे यहाँ मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है इंडिया के अंदर, अब उसी आवाज से सब लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो आपकी जो बात हो वो बेटे गलत ना हो, जितना रिस्क है उतने रिस्क की बात करें, ना कम ना ज्यादा, इट शुड बी एक्यूरेट। तो ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जो हमें फॉलो करने हैं। 6 नो एडवर्टाइजमेंट शेल डायरेक्टली, लिखेंगे सभी लिखेंगे, नो एडवर्टाइजमेंट शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्क्राइब अदर एडवर्टाइजमेंट्स और मेक अनफेयर कंपैरिजन। कंपेयर करना ही नहीं है। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, वो ईशान, बेटे एक बच्चे को हम दूसरे बच्चे से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी मन की स्थिति अलग थी, घर के वातावरण अलग थे, सिचुएशंस अलग थी। तो आप एक को किसी से कंपेयर मत करो कि इसके इंग्लिश में इतने हैं, इसके इंग्लिश में इतने हैं, नहीं बेटे, नो कंपैरिजन ऑफ एनी म्यूचुअल फंड स्कीम, दिस इज अनफेयर। सो प्लीज राइट डाउन सेवंथ मिसकंडक्ट, सेवंथ कोड ऑफ कंडक्ट दैट यू हैव टू फॉलो, दिस शर्त, ये शर्तें फॉलो करनी पड़ेंगी। एडवर्टाइजमेंट शैल बी अकम्पनीड बाय अ स्टैंडर्ड वार्निंग इन द लेजिबल फॉन्ट। बेटे कई बार क्या होता है, जो वार्निंग होती है ना, आपने सुना होगा टक 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 टक, 1 सेकंड में वो खत्म कर देते हैं, बेटे ये गलत है। जो वार्निंग है उसको भी ऑडियो विजुअल इतने सेकंड का होना चाहिए, और जो आप लिख रहे हैं टेक्स्ट में उसके फॉन्ट भी लेजिबल होने चाहिए। सारा मैटर तो आपने टाइम्स न्यू में कर दिया, और जो वार्निंग थी वो एरियल में ले गए, या सारा पहले आपने 10 नंबर के फॉन्ट में किया, इसको 6 नंबर के फॉन्ट में ले गए। और बेटे जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो ध्यान से वो पढ़ नहीं पाएंगे जो छोटे फॉन्ट का है। तो ये गलतियां, ये चालाकियां ना करें। एडवर्टाइजमेंट का कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है। तो दोबारा से एक बार लिखें, एडवर्टाइजमेंट शैल बी अकम्पनीड बाय, सारी एडवर्टाइजमेंट्स A to Z, क्योंकि बेटे मार्केट आज तक कोई जान नहीं पाया। हाँ, हम अंदाजा लगा सकते हैं, टेक्निकली हम कह सकते हैं, फंडामेंटली बोल सकते हैं, बट हम 100% श्योर होंगे आज मार्केट इतने पॉइंट ही आएगी, दिस इज रॉन्ग। एडवर्टाइजमेंट शैल बी अकम्पनीड बाय a statutory warning in the legible font which states mutual fund investments are subject to market risks, real all scheme related documents careful read, this should be read
ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप देखते रहते होंगे, एडवर्टाइजमेंट जब आती है इंडिया टीवी में, भारत इंडिया में, आज तक में, म्यूचुअल फंड वाले जरूर बोलते हैं प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड विद द स्कीम, दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बेटे 14 अक्षर आते हैं, ये देने जरूरी हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड का कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है किसी भी म्यूचुअल फंड को। आइए जी आगे चलें। डिलीशन शैल बी मेड टू द स्टैंडर्ड वार्निंग, क्या मतलब देखते हैं बेटे। नो एडिशन और डिलीशन, पूरा सेंटेंस देखिएगा, लिखा नो एडिशन और डिलीशन, नो एडिशन और डिलीशन शैल बी मेड टू द स्टैंडर्ड वार्निंग, नो एडिशन और डिलीशन शैल बी मेड टू द स्टैंडर्ड वार्निंग। तो मैं आगे जी 8 पॉइंट में बड़ा ही प्यारा सा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। इन ऑडियो विजुअल मीडिया बेस्ड एडवर्टाइजमेंट्स, जहां पर ऑडियो विजुअल मीडिया बेस्ड एडवर्टाइजमेंट है, एफएम में आ रही है, आप ऑडियो में दे रहे हैं, द स्टैंडर्ड वार्निंग इन विजुअल शैल बी ऑडिबल। अब वो जो लड़की जो बोल रही है, आवाज उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन अचानक उसने अपनी आवाज धीमी कर दी, पता नहीं क्या बोल गई चाइनीज में। बेटे वो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो रिस्क के फैक्टर्स थे। तो बेटे सेबी की, म्यूचुअल फंड की, एडवर्टाइजमेंट की, कोड ऑफ कंडक्ट की बातें ये कहती हैं कि अगर आप ऑडियो विजुअल दे रहे हैं तो उस लड़की की आवाज वैसी सुरीली होनी चाहिए जैसी बाकी चीजों के लिए, और इट शुड बी ऑडिबल इन अ क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। वो बेटे ऑडिबल होनी चाहिए, क्लियर मैनर में होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल मैनर में होनी चाहिए। ठीक है जी। मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर रहा हूं और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, और किस किस बात को म्यूचुअल फंड कर सकता है और किस बात को नहीं कर सकता। बेटे मैं इस समय बड़े इंपॉर्टेंट केस लॉ के सामने खड़ा हूं। मुझे पता है अभी मुझे कैपिटल प्रोडक्शन फंड के बारे में बताना है जो मैंने नहीं बताया। आप देखिए कैपिटल प्रोटेक्शन फंड ओरिएंटेड स्कीम्स, अगर कोई म्यूचुअल फंड कोई कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स लेकर आती है, इसका मतलब जिसमें वो एक कहती है कि आपकी कैपिटल को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी जो पूंजी है, आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा, तो मैं कहता हूं उस स्कीम का नाम है कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। अब इस स्कीम में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, अगर आप किसी कंपनी, अगर आप म्यूचुअल फंड है और आप पब्लिक से पैसे ले रहे हैं and you are saying them that this is a capital protection oriented scheme, then what are the guidelines you should follow, what are the code of conduct you should follow, or what are the regulatory framework? So we are discussing those regulatory frameworks. You have to write down, still it is not in my book, so you have to write it down. As per regulation 38 of the regulations, a capital protection oriented scheme, एज पर रेगुलेशन भी लिख सकते हैं, अगर आपको 38A याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एज पर रेगुलेशन 38 ऑफ द रेगुलेशंस और एज पर रेगुलेशंस, अ कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम और कैपिटल प्रोटेक्शन oriented scheme, a capital protection oriented scheme, a capital protection oriented scheme may be launched, आप कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम को लॉन्च कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, बट इसके लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक है वो जल्दी से आपको पैसे दे देगी, क्योंकि आप उसको कह रहे हैं कि ये कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम है, तो आपको क्या क्या बातें पूरी करनी पड़ेंगी। यूनिट्स ऑफ द स्कीम्स आर रेटेड बाय, बेटे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को रेट कराया जाए, जैसे क्रिसिल, जैसे इकरा, जैसे केयर, जैसे जैसे बेटे ये म्यूचुअल ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, तो उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेट कराया जाना कंपलसरी है, ये हमारी पहली शर्त है। तो यूनिट्स ऑफ द स्कीम आर रेटेड बाय रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर, from the point of view of its portfolio structure। ठीक है जी। टू अटेन प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, क्या मतलब हुआ बेटे? कोई बच्चा बता सकता है? जो मेरे सामने बैठे हैं एटलीस्ट वो तो बताना चाहे तो बता सकते हैं। यूनिट्स ऑफ द स्कीम मतलब कौन सी स्कीम? कैपिटल ओरिएंटेड प्रोटेक्शन स्कीम आर रेटेड बाय
रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, units of the scheme are rated by registered credit rating agency from the point of view of units of the scheme are rated by registered एल्लू बल्लू क्रेडिट रेटिंग से नहीं, रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। बेटे जो उस म्यूचुअल फंड ने पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर बनाया है उसके पॉइंट से उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ये रेटिंग देनी है कि क्या ये जो बोल रही है कैपिटल ओरिएंटेड प्रोटेक्शन स्कीम की बातें कर रही है, क्या ये फुलफिल कर पाएगी, क्या ये जो पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर है क्या उससे अलाइंड है, जो कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज अलाइंड टू दैट। Now this is important in case of capital oriented protection scheme. Second is to attain the protection, मतलब जो पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर है, क्या उससे वो म्यूचुअल फंड, क्या वो एएमसी उस कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएगी या खाली बोल ही रही है। इस बात का आश्वासन कौन देगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। द स्कीम इज क्लोज एंडेड। बेटा ये स्कीम क्लोज एंडेड होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जब मर्जी आओ, जो मर्जी आओ, जब मर्जी जितने मर्जी ओपन है। इसका मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम कैन नॉट बी ओपन एंडेड, इट शुड बी क्लोज एंडेड। देयर इज compliance with such other requirements as may be specified by SEBI in this behalf। बेटे बड़े बड़े पापा बड़े खूंखार हैं, ये अपनी अलग अलग गाइडलाइंस रेगुलेशंस निकालते रहते हैं। तो हमने कह दिया जब जब बड़े बड़े पापा, खूंखार पापा कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, तो ये सारी बातें इस म्यूचुअल फंड को जो कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम की दुहाई दे रही है फॉलो करनी पड़ेगी। तो थर्ड लिख लीजिए कंडीशन, देयर इज अ कंप्लायंस विद सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी इन दिस बिहाफ। ठीक है जी, मैं आ गया जी आगे, ये तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, मैं उसके आगे आ गया। बेटे मेरे को आज रोकना मत, क्यों? क्योंकि बेटे मैंने आज आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस लॉ कराना है श्रीराम म्यूचुअल फंड का, और आपको उस केस लॉ की हेल्प से एक बात बता दूंगा जो मुझे फोर्थ पॉइंट बताना है कि ट्रांजैक्शंस इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट्स। इसका मतलब है एक म्यूचुअल फंड, एक वैसे बेटे ऑब्जेक्टिव क्या, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड? कि बहुत सारे कॉमन आदमी, बहुत सारे कॉमन लोग, बहुत सारे मैंगो पीपल अपनी मेहनत के पैसे इकट्ठा करें और इस म्यूचुअल फंड के पूल में डालें। इसका मतलब म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर पार्टी से या कुछ लोगों से नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शंस कुछ लोगों के साथ ही हो, ये ऑब्जेक्टिव थोड़ी था हमारे म्यूचुअल फंड का। बेटे ऑब्जेक्टिव था इट शुड गिव अ कॉमन इंटरेस्ट, इट शुड गिव अ लार्ज इंटरेस्ट, इट शुड बी बेनिफिशियल टू ऑल एट लार्ज। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, आई विल से दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड। बट अगर एक म्यूचुअल फंड मान लेते हैं किसी ब्रोकर से या किसी व्यक्ति से या किसी पर्सन से या किसी कंपनी से एक परमिसिबल लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करता है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। बेटे गाइडलाइंस रेगुलेशंस ये कहती हैं कि एक म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर पर्सन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता, या एक लिमिट तक ट्रांजैक्शंस कर सकता है, एक हद तक ट्रांजैक्शंस कर सकता है, इस लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकता। मेरी बात को आप समझ पा रहे? श्रीराम म्यूचुअल फंड में यही कुछ हुआ। श्रीराम म्यूचुअल फंड ने एक ब्रोकर के साथ ट्रांजैक्शंस की जो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा थी, जो स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा थी। तो बेटे इसका मतलब दिस इज रॉन्ग बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड यू हैव डिफीटेड। तो बेटे यही कहानी मैं बताने वाला हूं, कहानी किस्मत की, श्रीराम म्यूचुअल फंड की बड़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ की बात करेंगे, और उस केस लॉ का नाम है सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड एंड अदर्स। अब देखिए सेबी यहाँ पे प्लेंटिफ बन गया, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, और श्रीराम म्यूचुअल फंड डिफेंडेंट बन गया। तो सेबी को क्या आन पड़ी कि दोबारा से सेबी किसी के ऊपर केस करे? सेबी तो खुद ही बड़े बड़े पापा है। बेटे अभी बताऊंगा, सेबी के ऊपर भी एक सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अभी देखेंगे। बेटे यहाँ पर सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो जो जो
पेनल्टी ऑर्डर था जो सेबी ने किया था, वो उसके अगेंस्ट कर दिया सेबी के, और पार्टी के फेवर में कर दिया। वो सब डिस्कस करेंगे बेटे। आप जल्दी से रजिस्टर खोल ले। एक बच्चा कहता है कि हमारा तो रजिस्टर खुला ही हुआ है। बेटे अच्छी बात है ना ये। ट्रांजैक्शंस इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट्स, ट्रांजैक्शंस इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट्स, केस स्टडी सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड एंड अदर्स, सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड एंड अदर्स। मैं थोड़ा सा सारांश बता दूं कि इसमें एक ट्रस्ट, एक म्यूचुअल फंड था श्रीराम म्यूचुअल फंड। इस श्रीराम म्यूचुअल फंड ने एक ब्रोकर के साथ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर ली थी, जो लिमिट से ज्यादा थी, जो रेगुलेशंस में जितनी लिमिट थी उससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर ली थी। तो सेबी ने, बड़े पापा ने, खूंखार पापा ने श्रीराम म्यूचुअल फंड के ऊपर पेनल्टी लगा दी, लेट इट बी 2 लाख। अब श्रीराम म्यूचुअल फंड ने कहा कि साहब आपने हमारे ऊपर पेनल्टी क्यों लगाई, हमारी नीयत थोड़ी खराब थी, हमने तो ट्रांजैक्शन कर ली, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा, नीयत खराब नहीं थी। तो श्रीराम म्यूचुअल फंड ने सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल में, और सारी बातें सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल में चली गई। एक तरफ पार्टी थी सेबी और दूसरी तरफ पार्टी थी श्रीराम म्यूचुअल फंड की बातें। अब बेटा ये बातें बोलने लगे ऐसे ऐसे ऐसे, ये सेबी वाले भी बोलने लगे ऐसे 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 ऐसे। तो सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल ने दोनों की बातें सुनी, और एक बात उसको बड़ी ज्यादा लगी कि भाई ये जो श्रीराम म्यूचुअल फंड वाले कह रहे हैं कि हमारी नीयत खराब नहीं थी, हमारा कंसेप्ट ऑफ मेंसरिया के ऊपर कंसेप्ट था, इसका मतलब हमारा डाउटफुल, हमारा इलॉफुल माइंड नहीं था ये करते हुए। तो उस ट्रिब्यूनल ने क्या किया, जो 2 लाख की पेनल्टी का ऑर्डर था, जो जो श्रीराम म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट था, उन्होंने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब नाउ श्रीराम म्यूचुअल फंड विल नॉट पे एनी पेनल्टी। बेटे इस बात से बहुत गुस्सा हो गया सेबी। सेबी के ऑफिशियल्स ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में दुहाई लगाई जाकर, क्योंकि सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट अगर हमें दुहाई लगानी है तो उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो बेटे सेबी वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए, इसलिए इस केस का नाम, लॉ का नाम पड़ गया सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड। आप मेरी बात समझ रहे? अब सुनना, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टीज की बात सुनी और उन्होंने कहा कि ये जो मेंसरिया का कंसेप्ट है, दिस कल्प्रिट माइंड, द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्प्रिट माइंड इज नॉट एप्लीकेबल इन सिविल लॉस, इट इज एप्लीकेबल इन क्रिमिनल लॉ, और ये सिविल लॉ है। आपको जब एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बता दी गई कि आप इससे ज्यादा इस एक पार्टी से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो क्या आपने ट्रांजैक्शन की, तो वेदर इट इज लॉफुल और unlawful, whether you have violated or not, तो श्रीराम म्यूचुअल फंड का आंसर था yes we have violated, but my intention is not a culprit mind intention। तो बेटे सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां पर बात कल्प्रिट माइंड की नहीं आ रही, आपने वायलेशन किया या नहीं किया, अगर किया तो आपको पेनल्टी लगनी चाहिए। हाँ, पेनल्टी का अमाउंट कितना होना चाहिए, दैट इज डिबेटेबल, but you cannot debate that you have crossed the limit without any culprit mind, so this cannot be said। ऐसा तो कोई भी गलती करेगा। बेटे मैं आपको कुछ गलत पढ़ा दूं और मैं कहूं कि साहब मेरी इंटेंशन नहीं थी गलत पढ़ाने की, आप मेरी बात से फेल तो हो गए लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं थी, ये गलत बात है, ऐसा नहीं, ये तो गलत है। बेटे आप ये बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए कि ऐसे तो फिर तो किसी भी बात का प्रूफ ही नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो पहले लिखते हैं, कुछ बातें और भी बतानी है। Transactions in excess of permissible limits, SEBI versus Shriram Mutual Fund and others. A penalty of rupees 2 lakhs was imposed by adjudicating officer AO on Shriram Mutual Fund as it has exceeded the prescribed limit। मैंने बता दिया श्रीराम म्यूचुअल फंड ने एक पार्टी के साथ ज्यादा धंधा कर दिया जो लिमिट से ज्यादा था, उस चक्कर में असेसिंग ऑफिसर ने, सेबी के असेसिंग ऑफिसर ने श्रीराम म्यूचुअल फंड के ऊपर पेनल्टी लगा दी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऑफ ट्रांजैक्शंस थ्रू इट्स एसोसिएट बैंकर इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन दिस। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द अपील ऑफ बाय श्रीराम म्यूचुअल फंड सेट असाइड। बेटे सेबी के अगेंस्ट अगर अपील करनी हो तो सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल में ही कर सकते हैं। सैट and on an appeal by mutual fund, Shriram Mutual Fund set aside AO's order on the ground
दैट लिमिट वॉज नॉट एक्सीडेड इंटेंशनली। इसका मतलब उन्होंने मेंसरिया की मदद ली, मेंसरिया का सहारा लिया उस बात को कहने के लिए। तो सैट मान गया और सैट ने वो पेनल्टी ऑर्डर सेट असाइड कर दिया। ठीक है जी, तो बी पॉइंट लिख लें, ऑन एन अपील बाय श्रीराम म्यूचुअल फंड सैट सेट असाइड योर ऑर्डर ऑन द ग्राउंड दैट लिमिट वाज नॉट एक्सीडेड इंटेंशनली। अब इस बात से सेबी को बहुत गुस्सा आया और सेबी ने दुहाई लगाई सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जाकर। सेबी फाइल्ड एन अपील टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सैट ऑर्डर। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात रखी बेटे, ये इंपॉर्टेंट है। Supreme Court set aside the judgment of SAT. Supreme Court set aside the judgment of SAT and setting the issues as under. बेटे जो SAT की थी, एपलेट ट्रिब्यूनल की जजमेंट थी, उसको फाड़ दिया और उसे कहा तुम्हारे कान दबाता हूं, साइड में हो जाओ और मेरी बात को सुनो। Mensria is not an essential ingredient for contravention of the provisions of civil law. बेटे क्रिमिनल लॉ में देखा जाता है कि आपका कल्प्रिट माइंड था या नहीं। बेटे सिविल लॉ में हम कोई मेंसरिया को नहीं देखते। आपने गलती की तो आपको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, सजा कितनी हो, उम्र कैद हो या कम हो, वो एक चर्चा का मुद्दा है, बट ये चर्चा नहीं है कि सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है जी, आप तो ऐसा किसी को चाकू मार देंगे, आप कहेंगे मेरी इंटेंशन नहीं थी, ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आइए जी, पेनल्टी इज अट्रैक्टेड एज सून एज। सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 बातें रखी जो इंपॉर्टेंट है बेटे, लिखनी जरूरी है। एक बच्चे ने तो लिखना ही छोड़ दिया, हो तो नींद आ रही है उसको, मैं तो कहा पानी पी ले भाई, है अभी सो रहा है, 6 महीने सो जाएंगे तेरे, जिंदगी तेरी खराब हो जाएगी, लिख ले, खड़ा हो जा। पेनल्टी इज अट्रैक्टेड एज सून एज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। इसका मतलब जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन थी, अगर आपने उसकी कॉन्ट्रावेंशन कर दी है तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है जी, एज कंटेम्पलेटेड बाय द एक्ट इज एस्टैब्लिश्ड एंड देयरफॉर इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कमिटिंग सच वायलेशन बिकम्स इमैटेरियल। इसका मतलब द इंटेंशन, बेटा उस केस में मेरा इंटेंशन थोड़ी देखेंगे, ऐसा तो कोई लॉ ही नहीं बनेगा जी। जब देखो कोई कहेगा जी मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरी नियत नहीं थी ऐसी, ये तो कोई गलत बात है। अगर आपने गलती करी है तो वो गलती है, आप फेल हुए तो फेल हैं। आप ये नहीं कह सकते मेरी बहन की शादी थी, मेरे भाई की शादी थी, मैं बीमार हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं सेंटर में लेट पहुंचा, मुझे सारा आता था, सब बेकार की बातें। ऑल आर यूजलेस थिंग्स। इफ यू आर फेल, यू आर फेल। आप बहाने, बातें, कहानियां मत बनाइए, ये बेकार की बातें। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे रखी, अगर वायलेशन किया है तो वायलेशन है, इंटेंशन ऑफ वायलेशन इज इमैटेरियल। ठीक है जी, वंस द कॉन्ट्रावेंशन इज एस्टैब्लिश्ड द पेनल्टी हैज टू फॉलो। आपने एक गलती कर दी, रेड लाइट पार कर दी, आप ये नहीं कह सकते मैं चाहता नहीं था रेड लाइट पार करना, मेरा दिमाग कहीं और था, मैंने गलती से रेड लाइट पार कर दी। नहीं बेटे, दिल्ली में तो आजकल बड़ा जबरदस्त चलान है, अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो सवाल ये आता है कि आपने रेड लाइट क्रॉस की, अब हम ये थोड़ी देखेंगे आपका मन था या नहीं था, आपने गलती कर दी, आपको पेनल्टी लगेगी। अब कितने पैसे लगेंगे वो एक डिस्कशन है, उस पर डिबेटेबल है, उसमें चर्चा हो सकती है। ठीक है जी, वंस द कॉन्ट्रावेंशन इज एस्टैब्लिश्ड द पेनल्टी हैज टू फॉलो, ओनली द क्वांटम ऑफ पेनल्टी इज डिस्क्रिशनरी। बेटे क्या क्या बढ़िया सी बात बताई सुप्रीम कोर्ट ने, ओनली हैज टू फॉलो। बेटे यहाँ सेंटेंस अलग है, यहां से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, वंस द ओनली जो मैंने गुलाबी रंग से लिखा है, ओनली द क्वांटम ऑफ पेनल्टी इज डिस्क्रिशनरी। ठीक है जी, तो मैं भूपेश आनंद आज आपको एक बात बता चुका हूं कि व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, और बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ भी डिस्कस कर चुका हूं। तो आपको मेन मुद्दे पता होने चाहिए, सारा केस याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट एक आइडिया और व्हाट वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। बेटे मैंने सीए किया, मैंने सीएस किया, मैंने सीएमए किया, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने जो किया मैं वही बता रहा हूं, उसी से आप पास होंगे। अब एक व्यक्ति ने सीएमए किया नहीं और वो कोचिंग दे रहा है, ये तो गलत बात है, और आप उससे पढ़ रहे हैं अगर तो धिक्कार है। जिसने खुद ही नाव नहीं पार की, आपको क्या नाव पार करना बताएगा?
तो आइए हम लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस। बेटे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हम ये देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बातें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी शर्तें हैं, कौन सी कंडीशंस हैं, व्हाट आर कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट आर एडवर्टाइजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ आई एम डूइंग रिस्ट्रिक्शंस। बेटे पहले आप लिख लें, फिर मैं बुक से बताऊंगा इन रिस्ट्रिक्शंस को कि भाई म्यूचुअल फंड वालों के ऊपर कुछ पाबंदियां लगा दी गई है। क्या लगा दी गई? नो म्यूचुअल फंड अंडर ऑल स्कीम्स, पहले लिखिए ऊपर रिस्ट्रिक्शन नंबर 1, नो म्यूचुअल फंड अंडर ऑल स्कीम्स शुड own more than 10% of any company's paid up capital carrying voting rights। इसका मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी स्कीम 10% से ज्यादा किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती अगर उसको वोटिंग राइट भी साथ में मिल रही है तो। हाँ, अगर वोटिंग राइट नहीं है तो 10 से ज्यादा हो सकता है, बट आई कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% इन एनी कंपनी, 10% of the paid up capital, 10% of the paid up capital with voting right। It means HDFC म्यूचुअल फंड इन्फोसिस में अगर इन्वेस्ट करना चाहती है तो इन्फोसिस के पेड अप कैपिटल के 10% के बराबर ही कर सकती है या कम कर सकती है, उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है जी। रिस्ट्रिक्शन नंबर 2, नो म्यूचुअल फंड स्कीम शैल मेक एनी इन्वेस्टमेंट। बेटे कोई भी म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है वो कहीं पे भी इन्वेस्ट ना करे, एनी अनलिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ एन एसोसिएट और ग्रुप कंपनी ऑफ द स्पॉन्सर। ये बड़ी प्यारी सी बात है, आप रिस्ट्रिक्शन 2 को ध्यान से देखिएगा, लिखा है पहले लिख लें। बेटे ये जो स्पॉन्सर्स है ना, ये बड़े तेज होते हैं, इन्होंने बड़ी हजारों तरह की कंपनियां बनाई हुई, छोटी 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 छोटी, जहां पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कोई 100% सब्सिडरी होती है, किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर लेंगे, किसी के एसोसिएशन कर लेंगे। तो बेटे इस रिस्ट्रिक्शन 2 से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको भले स्पॉन्सर ने तो बनाया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को भले एचडीएफसी बैंक ने बनाया, एचडीएफसी बैंक स्पॉन्सर है। अब एचडीएफसी बैंक की क्या पता छोटी छोटी कोई कंपनियां हो और जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जिसमें एचडीएफसी ने इन्वेस्ट किया हो, तो ये म्यूचुअल फंड उस स्पॉन्सर की कोई अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एचडीएफसी बैंक के कोई स्पॉन्सर, क्योंकि वो स्पॉन्सर तो उसकी कोई कंपनी में और वो अनलिस्टेड हो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो लिखिए रिस्ट्रिक्शन 2, नो म्यूचुअल फंड स्कीम शैल मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन एनी अनलिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ एन एसोसिएट और ग्रुप कंपनी ऑफ द स्पॉन्सर। ठीक है जी। और एनी सिक्योरिटी इशूड बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट बाय एन एसोसिएट और ग्रुप कंपनी ऑफ द स्पॉन्सर। ना तो बेटे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, ना डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट। ये देख लीजिए 2-3 बातें उन्होंने बताई है, मैं दोबारा बता रहा हूं, शेल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट, शेल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट, नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? शेल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट, शेल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट, शेल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट in any unlisted security of an associate or group, of an associate or group, of an associate or group of the sponsor or 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 एनी सिक्योरिटी इशूड बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। ना तो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है, ना उसकी सिक्योरिटी खरीद सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, क्योंकि वो डायरेक्टली आईपीओ तो लेके नहीं आ सकते क्योंकि वो अनलिस्टेड है। इसका मतलब आपका उससे कोई संबंध नहीं होना चाहिए जो स्पॉन्सर की एसोसिएट कंपनीज हैं या जो ग्रुप कंपनीज हैं। The listed security of group companies of the sponsor which is in excess of 25% of the net assets। अगर आपने मान लेते हैं स्पॉन्सर की किसी लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को खरीदा है, उसके ऊपर है द लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ ग्रुप कंपनीज ऑफ द स्पॉन्सर विच इज इन एक्सेस ऑफ 25% ऑफ द नेट एसेट्स। एक बच्चा कह रहा क्या कह रहे हो? यहां पे बेटा और आना चाहिए था और इन द, और इन द तो है और इन द, और इन द।
बेटे मैं कह रहा हूँ और एनी सिक्योरिटी इशूड बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट बाय एनी एसोसिएट और ग्रुप ऑफ कंपनी, यहाँ पे भी और है बेटे। बेटे बड़े सारे और है, एक बच्चा तो कह रहा है मैं लिख ही नहीं रहा, इतने सारे और क्या लिखने हैं। अभी समझा देता हूँ, आपको टेंशन लेने, आप लिख तो ले पहले। नेक्स्ट पॉइंट लिख ले, रिस्ट्रिक्शन नंबर 3 लिख ले। A mutual fund scheme shall not invest more than 10% of its NAV in unrated debt instruments issued by a single issuer, and the total amount shall not exceed 25% of the NAV of the scheme. बहुत बढ़िया स्कीम रिस्ट्रिक्शन है, लिखें फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रिस्ट्रिक्शन क्या कहना चाहते हैं। A mutual fund scheme shall not, a mutual fund scheme shall not invest more than 10% of its NAV in unrated debt instruments issued by a single issuer, and the total investments shall not exceed 25% of the NAV of the scheme. ठीक है जी, अब इसे एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट रिस्ट्रिक्शन लिख लें, नो म्यूचुअल फंड स्कीम शेल इन्वेस्ट, प्लीज लिख लें बेटे, लास्ट लिख लें, मेरे हो ना है, ऐसे क्यों है? लास्ट पॉइंट है बेटे, 10th लेक्चर है, 10 लेक्चर आपने बढ़िया नो कर दिए, आज आप ऐसी बात करेंगे, मेरे मन को दुख नहीं पहुंचेगा है। लिखो नो म्यूचुअल फंड स्कीम शेल इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ इट्स NAV इन इक्विटी शेयर, ये तो पहले भी लिख चुके हैं, अलग ढंग से बताया। रिस्ट्रिक्शन 5, a mutual fund scheme shall not invest more than 5% of its NAV in the unlisted equity shares in case of open-ended and 10% in case of closed-ended. आराम से बेटा, रिस्ट्रिक्शन 5 इंपॉर्टेंट है। A mutual fund scheme shall not invest more than 5% of its NAV in the unlisted equity shares in case of open-ended and 10% in case of closed-ended. मैं पहले एक बार बुक दिखाना चाह रहा हूँ, फिर चलूंगा बेटा। ये बुक है, ये हमने कहानी शुरू की थी म्यूचुअल फंड की, ये कंसेप्ट बताए थे, ये मैंने फ्लो चार्ट्स बताए थे, और फिर मैंने आप सबको क्या बताया था बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन बताया था पहले कंसेप्ट में, व्हाट आर द की प्लेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस बेटे, हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, बहुत बार, बहुत अच्छी तरह से किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नेट एसेट वैल्यू। बेटे बहुत एक्सप्लेन किया और मैंने तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करा दिए प्रैक्टिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट एसेट वैल्यू। ठीक है जी, ये कर लिया। क्वेश्चन 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। बेटे कई बार आया गया आपके एग्जामिनेशन में, और लेक्चर 2 में या 3 में मैंने आपको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड की बातें करी। ठीक है जी, आइए मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फॉरेन अकाउंट फटका बताया मैंने, होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताया, एक्सपेंस रेशियो बताई, मैंने उसको अपनी बुक में भी लिख दिया, जिससे कि आपको चतुर्मुखी बेनिफिट हो, चारों दिशाओं से बेनिफिट हो। मैंने अपनी स्लाइड्स भी बताई बेटे, उसके बाद बुक भी बताई, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बेटे गला दर्द हो गया, इतनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने बताई। व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड हाउ म्यूचुअल फंड ऑपरेट इन इंडिया। बेटे मैंने वो प्रैक्टिकल स्लाइड्स, प्रैक्टिकल बातें बताई। उसके बाद हमने डिस्कस किया बेटे रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड, वो 14 अक्षर बेटा आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो मैंने वो म्यूचुअल फंड के रिस्क की बात की। एक्सप्लेन द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड, अभी करी थी ना रिस्ट्रिक्शंस, कि म्यूचुअल फंड ये रिस्ट्रिक्ट करता है, यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ 5% से ज्यादा नहीं, यहाँ 10 से ज्यादा नहीं, अनलिस्टेड नहीं, ग्रुप में नहीं, एसोसिएटेड में नहीं। तो बेटे उस रिस्ट्रिक्शन को मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है। तो सर आप ये कह रहे थे आपने लिखा ही नहीं। बेटे मैं बता रहा हूँ ना, जो मैंने आपको अभी लिखवाया वो एक सिंपल लैंग्वेज है, तो आपको वो और ये दोनों ऐड ऑन करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका एक क्वेश्चन बनेगा। और मैंने आपको आत्मा बता दी कि रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जाती है किसी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि पब्लिक का पैसा। बेटे एक्सप्लेन कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने आपको कोड ऑफ कंडक्ट बताया, जनरल कोड ऑफ कंडक्ट बताया, मैंने एडवर्टाइजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट बताया, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते, ये लड़ाई है, ये झगड़ा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, पैरामाउंट इंटरेस्ट है, दिस शुड नॉट बी देयर, एग्जैक्ट स्टेटमेंट शुड नॉट बी देयर, ये सारी बातें हमने की। तो बेटे आप इस कोड ऑफ कंडक्ट को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, मैंने बड़ा प्यारा लिखा है। द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय म्यूचुअल फंड, ये बात मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय म्यूचुअल फंड। बेटे क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ये तो अलग से लेक्चर ही लिया बेटे मैंने 3rd या 4th,
जिसमें आपको एक्सप्लेन किया व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स एज पर म्यूचुअल फंड, और लाइव दिखाया आपको। ठीक है जी, आंसर भी लिख दिया है, आप यहाँ से भी एड ऑन कर सकते हैं। और जो मैंने स्लाइड्स लिखवाई है, जो रजिस्टर बताया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। सेबी की रेगुलेशंस मैंने आपको अभी अभी बताई, तो मैंने इसके ऊपर भी आंसर लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट आर द सेबी रेगुलेशंस दैट आल्सो आई हैव टोल्ड यू। तो मैं भूपेश आनंद आपको अपनी होश में ये कह रहा हूं कि मैंने बहुत कुछ बता दिया इस 10 लेक्चर में, इतना बता दिया कि अगर 100 नंबर का पेपर भी आए तो आप इजीली कर पाए। सेबी की हर चीज, म्यूचुअल फंड की हर चीज बताई। और फिर बेटा मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू कर दी, 16, 17, 18, 19, 20, और फिर आगे जो क्वेश्चन दिए थे लेटेस्ट वो भी सब डिस्कस किए। मेरी एक बात को आप समझ लें, अगर आप प्रैक्टिकल करके जाते हैं तो आप अपना ही फायदा करेंगे बेटे, इसलिए मैंने 4-5 लेक्चर्स लगाए। हाँ, रही बात रेगुलेशंस की, आज मैंने रेगुलेशंस दिया, आज मैंने केस लॉ बताया श्रीराम का, शायद एक आध रेगुलेशन मैंने कम बताई हो, आप बुक से देख ले, बुक में तो दी हुई है, लेकिन बेटे करना चाहे तो कर सकते हैं। इंसान बहाने नहीं बनाए तो लाइफ में वो भगवान को भी पा सकता है। इन्हीं बातों के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।